एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जब भी आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सेल बायोलॉजी के अंदर जब आप यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जान लेते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम एक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देखते हैं। मतलब हमारे जो सेल के अंदर हमारा सेल कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, वो सारी चीज़ हम इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करूं तो आप ये बात समझ लीजिए कि जैसे हम लोग जब सेल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इंडिविजुअली यूकैरियोटिक सेल पढ़ा दिया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा दिया जाता है, फिर इंडिविजुअली ही हमको सेल के अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में या ऑर्गेनल के बारे में बता दिया जाता है। दरअसल सेल को इस तरह के पढ़ने का जो तरीका है वो काफ़ी ख़राब होता है। उस तरीके से अगर आप सेल को पढ़ेंगे तो आप कभी भी सेल को एक कंप्लीट जो एसोसिएटेड फॉर्म में ऑर्गेनल काम करते हैं उस तरीके से आप सेल को नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए सेल में हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को देखते हैं और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपको सेल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, सेल हमारी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सेल के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सेल के फूड को एटीपी में कन्वर्ट करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैसेज को कन्वे करती हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हम यही समझेंगे कि कोई भी सेल जो है, अगर कोई भी ऑर्गेनल किसी भी सेल को इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो फिर वो किस तरीके से दे सकता है। आप जानते हैं कि हमारे सेल के पास में ब्रेन ऑफ द सेल होती है। ब्रेन ऑफ द सेल जो होती है जिसको कि जनरली हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस हमारे सेल का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी एक बहुत बड़े फॉर्मेशन में होती है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, लेकिन उन सभी के सभी ऑर्गन के ऊपर कमांड हमारे ब्रेन का होता है, क्योंकि हमारी ब्रेन के पास में कुछ ऐसी स्पेशल सेल्स होती हैं जो अदर बॉडीज़ के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती, जैसे इंटरन्यूरॉन्स। इसी तरीके से हमारी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के पास में कुछ ऐसा होता है जो हमारे किसी और सेल ऑर्गेनल के अंदर देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि हमारा जीनोम या फिर हमारा डीएनए मटेरियल। ऐसा नहीं कि डीएनए मटेरियल केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर होता है, बहुत सारे ऐसे भी सेल ऑर्गेनल है जिनके पास खुद का डीएनए मटेरियल होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी सेल ऑर्गेनल के पास में उसका खुद का डीएनए है तो इसका मतलब ये जान लीजिए कि वो खुद से अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकता है। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो न्यूक्लियस का सहारा नहीं ले सकता है। वो न्यूक्लियस की भी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, साथ में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होने के कारण वो खुद की प्रोटीन बना सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे प्रोटीन वर्ड का है। इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ध्यान सुनिएगा। देखिए, हमारी बॉडी में डीएनए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर के मौजूद होता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं और हर एक क्रोमोसोम तकरीबन हज़ारों जीन कंटेन करता है। मतलब एक क्रोमोसोम का तकरीबन हज़ारों कैरेक्टर को बनाना होता है। मतलब कि हमारी डीएनए के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है जिससे कई लाख तक कैरेक्टर डिज़ाइन किए जाते हैं। अब इतने बड़े जीनोम या इतने बड़े डीएनए में आप इंफॉर्मेशन को अपनी बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अपने डीएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी सेल्स जो है वो डीएनए की लैंग्वेज नहीं समझ सकती है, वो प्रोटीन की लैंग्वेज समझती है। तो इसीलिए आपका जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए मौजूद है और उस न्यूक्लियस को आपको प्रोटीन में चेंज करना होता है। अब प्रोटीन में चेंज करने के लिए जाहिर तौर पे हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ और भी सेल ऑर्गेनल की, जैसे कि राइबोसोम। अब ये राइबोसोम हमारे न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं मौजूद है, क्योंकि ये राइबोसोम या तो आपके साइटोप्लाज्म में मौजूद हो सकता है या तो कुछ गिने चुने सेल ऑर्गेनल के अंदर ये मौजूद होता है, जैसे कि हम लोग बात करें क्लोरोप्लास्ट एंड हम लोग बात कर लें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास में राइबोसोम तो होता है, लेकिन इनके पास में ऐसा राइबोसोम होता है जो राइबोसोम जनरली बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। बट हाँ, ये एबल होते हैं अपने खुद के डीएनए की प्रोटीन बनाने के लिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो दरअसल लीनियर डीएनए होता है, जबकि अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की तो वहाँ पे डीएनए आपको
स्फेरिकल या फिर सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। खैर, इन सब बारे में बात करने के बाद हम आपसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब हमारे सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए नहीं होता है। अब जाहिर तौर पे जिनके पास खुद का डीएनए नहीं होगा वो किसका आदेश मानेंगे? वो आदेश मानेंगे आपके सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस का। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी सेल जनरली फंक्शनली दो पार्ट में डिवाइड होती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। एक वो जो न्यूक्लियस के द्वारा इनकोड की जाती है, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस बताता है, मतलब जो पूरी तरह न्यूक्लियस पर डिपेंड होते हैं, और एक वो जो न्यूक्लियस पे भी डिपेंड होते हैं और खुद से भी प्रोटीन बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये सारी बातें आपको मेरी किताब विधान हैंडबुक बायोलॉजी के अंदर डायग्राम वाइज देखने को मिलेगी, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। तो आप बहुत ही स्मार्टली बुक को सिलेक्ट करिए। विधान हैंडबुक बायोलॉजी पार्ट 1 को अगर आप परचेज करते हैं तो आपको मीज़ो अमेजोन के ऊपर वो बुक्स भी मिल जाएगी, जहाँ पे सारी बातें आपको डायग्रामेटिक समझ में आएगी, जो कि आपके क्वेश्चंस पैटर्न को बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप इतना अंदाजा लगाइए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को अगर हम लोग सही तरीके से पढ़ लें तो हमें किसी भी सेल ऑर्गेनेल के बारे में इंडिविजुअली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वही बता रहा हूँ, अब ध्यान सुनिएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो सेल होता है, हमारे सेल के पास जो न्यूक्लियस होता है, वो इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है ऐसे सेल ऑर्गेनेल के पास में जिनके पास में खुद का डीएनए या राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। अब ऐसे सेल ऑर्गेनेल कौन से? हमारे सेल में ऐसे सेल ऑर्गेनेल आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। अब ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिसमें आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी काउंट कर सकते हैं। ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनके पास में खुद का डीएनए और राइबोसोम नहीं है। जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होता है तो उसको हम लोग अभी ध्यान नहीं रखते, लेकिन केवल राइबोसोम का होने से प्रोटीन नहीं बनने वाली, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन बनाने के लिए हमें डीएनए की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से दाल बनाने के लिए हमको दाल के सीड की ज़रूरत पड़ती है या फिर जो भी दाल है उनकी ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह प्रोटीन बनाने के लिए भी हमको डीएनए की ज़रूरत पड़नी है, और वो डीएनए मौजूद है आपके न्यूक्लियस के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में केवल राइबोसोम है। अब इसको मैं एक सिंपली एग्जांपल से आपको समझाता हूं जो आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझ में आ जाएगा, और साथ में कई सेल ऑर्गेनेल के फंक्शंस भी आप समझ जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए कि आपकी सेल के अंदर अचानक से कोई बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हो गया है। अब आपकी सेल चाहती तो है कि उस बैक्टीरिया को मार दे, लेकिन लाइसोसोम के पास में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस बैक्टीरिया को मारना है या फिर उस बैक्टीरिया को छोड़ना है, क्योंकि लाइसोसोम के पास में खुद को इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई डीएनए या राइबोसोम मौजूद नहीं है। अब राइबोसोम भी लाइसोसोम जो कि जनरली हमारी सेल ऑर्गेनेल के अंदर एक ऐसे वीपन की तरह है कि जो किसी भी चीज़ को मारने में पूरी तरीके से कैपेबल है। एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हुआ, लाइसोसोम कैपेबल है कि वो उस बैक्टीरिया को मार सकता है। लेकिन जैसे कि एक पुलिस वाला होता है ना, उसको कोई भी बदमाश कुछ भी बोले तो वो अचानक से गोली नहीं मार सकता है अपने सेल्फ डिफेंस को छोड़ करके, उसको डायरेक्टली अपने शौक में आके नहीं मार सकता, उसको ऊपर से आदेश लेना पड़ता है। उसी तरीके से हमारे लाइसोसोम को भी ऊपर से आदेश चाहिए, क्योंकि उसके पास खुद के डीएनए या फिर राइबोसोम मौजूद नहीं है। अब लाइसोसोम को इंफॉर्मेशन देने का काम करने वाला सेल ऑर्गेनेल जो है वो है हमारा न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन को कैसे कन्वे करता है, ध्यान से रखें। न्यूक्लियस से लाइसोसोम का डिस्टेंस बहुत दूर पे होता है। चिल्ला करके न्यूक्लियस तो बता नहीं सकता, मुंह तो उसके पास होता नहीं है। तो न्यूक्लियस क्या काम करता है कि अपने डीएनए को सबसे पहले आरएनए में कन्वर्ट करता है, जिसको जनरली हम लोग एमआरएनए कहते हैं, और डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, क्योंकि जब तक डीएनए से एमआरएनए नहीं बनेगी तब तक एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बन सकती है। तो पहला काम आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे तो जीवन भर काम देगा, डीएनए, एमआरएनए एंड देन प्रोटीन। ठीक, तो डीएनए से सबसे पहले एमआरएनए बनती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही परफॉर्म होती है, और ये तब परफॉर्म होगी जब न्यूक्लियस को कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास में भेजनी हो। तो लाइसोसोम के पास में कंडीशन तो आ चुकी है भाई की बैक्टीरिया सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है, और ये बात हमारे न्यूक्लियस को पता लग जाती है। हमारा न्यूक्लियस अपनी तैयारी करना शुरू कर देता है और अपने वीपन को इन्फॉर्मेशन भेजना होता है कि आपको बैक्टीरिया आया है और आपको उसको किल करना है। लेकिन लाइसोसोम तक इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं भेजी जाती है।
लाइसोसोम को इन्फॉर्मेशन का तब पता चलेगा, जैसा कि मैंने कहा, कि डीएनए भेजोगे तो लाइसोसोम उसे नहीं पढ़ सकता है क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा होता है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको प्रोटीन में। तो डीएनए का एक छोटा पोर्शन जिसका एमआरएनए बना है वो प्रोटीन बनने के लिए जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ऐसा इसलिए क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम जिससे उसकी सरफेस रफ होती है, और ये राइबोसोम कोई और राइबोसोम नहीं होते हैं, ये जनरली एटीएस राइबोसोम होते हैं जो कि हमारे यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये राइबोसोम क्या काम करते हैं कि हमारे डीएनए को जो एमआरएनए आया है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर पोर से होते हुए, उस एमआरएनए को प्रोटीन में चेंज करते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, या फिर राइबोसोम का भी फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। बट रिमेंबर, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो काम करता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दरअसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम ना करके वो एक प्लेस प्रोवाइड कराता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जब प्रोटीन बन के तैयार है और उस प्रोटीन के अंदर इंफॉर्मेशन ये है कि लाइसोसोम के पास उसको भेजना है ताकि लाइसोसोम आने वाले बैक्टीरिया या फिर पैथोजन या फिर फॉरेन पार्टिकल को मार सके। अब ये इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए लाइसोसोम के लिए जब आप कोई भी चिट्ठी किसी को भेजते हैं तो उसके पहले आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं। तो हमारे सेल का पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल होता है गोल्जी बॉडी, जहाँ पर इस बनी हुई प्रोटीन को हम भेजते हैं ताकि उसको लिफाफे मतलब उसकी पैकेजिंग हो सके और उसके अंदर जो भी छोटे मोटे सुधार हो सकें। लाइसोसोम तक इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए हमको सिग्नल डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा। जैसे अब जब कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको भेजना होता है, जैसे पापा ने आपको बोला कि यार आपको एक शादी का कार्ड भेजना है दिल्ली में, तो आप उस शादी के कार्ड को लोगे। अब पापा हो गए न्यूक्लियस, आपने न्यूक्लियस से शादी का कार्ड लिया, अब उसके अंदर का एड्रेस वेड्रेस डाला भाई, मतलब उसका नाम डाला, तो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम किया, प्रोटीन बनाया उसको, और फिर आप पहुंचे पोस्ट ऑफिस, उसको लिफाफे में डालोगे, पैकेजिंग करोगे और फिर लिफाफे के ऊपर एड्रेस डालोगे, उसमें मॉडिफिकेशन करोगे। तो हम जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया हुआ है हमने, हम उसको लेकर के जाएंगे अब गोल्जी ऑपरेटस के पास। गोल्जी ऑपरेटस के पास जाने के बाद हम उसका मॉडिफिकेशन करते हैं, अगर प्रोटीन में कोई कमी है वो देखेंगे और प्रोटीन पे एक सही एड्रेस लगाते हैं लाइसोसोम के नाम का, कि भाई इस प्रोटीन को जाना किसके पास है, लाइसोसोम के पास में। अब सेल के अंदर लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी से कोई इंफॉर्मेशन अगर लाइसोसोम तक जानी है तो उसके लिए प्रॉपर एक वेसिकल के अंदर उसको कैप किया जाता है, पैक किया जाता है। अब ये जो वेसिकल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। हम लोग उस प्रोटीन को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आया है गोल्जी बॉडी के अंदर, उसकी पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करते हैं, और उसी गोल्जी बॉडी के दूसरे छोर मतलब ट्रांस वाले रीजन, गोल्जी बॉडी में दो रीजन होता है, एक ऊपर वाला जहां से प्रोटीन आया है वो रीजन होता है सिस, और जहां से प्रोटीन जाएगा वो रीजन होगा ट्रांस। उस रीजन से प्रोटीन मूव करके लाइसोसोम तक पहुंचती है। लाइसोसोम के पास इंफॉर्मेशन जाते ही वो प्रोटीन जो होती है वो लाइसोसोम उसको रीड करता है, और रीड करते ही उसको पता लग जाता है कि न्यूक्लियस ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है कि आने वाले बैक्टीरिया को किल करना है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है क्योंकि ये सारी प्रोसेस में जो टाइम फिक्स होता है वो न्यूक्लियस को पता होता है कि कब प्रोटीन हमारे लाइसोसोम के पास में पहुंच जाएगी। अब लाइसोसोम के पास में इंफॉर्मेशन तो पहुंच गई है, बट लाइसोसोम ऐसा क्या करेगा कि लाइसोसोम उस बैक्टीरिया को किल कर सकता है। लाइसोसोम सबसे पहले उस बैक्टीरिया के पास जाएगा, और लाइसोसोम कंटेन सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच वन हैव प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं। तो आपके बैक्टीरिया के अंदर जो भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होगा उसको वो लाइसोसोम जाकर के ब्रेक कर देगा, जिससे बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ बहुत सारा न्यूक्लियस जो है वो सेल के पीएच वैल्यू को कम कर दे, मतलब पीएच वैल्यू को 5 कर दे। तो न्यूक्लियस का काम था इन्फॉर्मेशन को लाइसोसोम तक भेजना, जिसके लिए उसने सहारा लिया पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी और फिर लाइसोसोम। इसको दूसरे टर्म में हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते तो हैं, लेकिन साथ में इसको हम लोग एक नाम और देते हैं प्रोटीन टारगेटिंग, जो कि आप बड़ी क्लासेस के अंदर आप इसको इसी नाम से जानेंगे। इस तरीके से ही आपका न्यूक्लियस जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐसे सेल ऑर्गेनेल तक भेजता है जिनके पास में खुद की डीएनए प्रोटीन नहीं होती है। लेकिन व्हाट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट? देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, मतलब कि वो खुद से भी प्रोटीन बना सकता है और साथ में वो न्यूक्लियस के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो ऐसे ऑर्गेनेल जो दोनों काम करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अभी अपने पूरी तरह से अपने फादर पे डिपेंड है पैसे के लिए, तो आप अभी डिपेंडेंट हैं। जब आप कमाने लगेंगे थोड़ा सा तो अपनी खर्च अपनी कमाई से और खाने का खर्च पापा की कमाई से, तो मतलब आप सेमी ऑटोनॉमस है। वही सेम काम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का होता है।
क्योंकि वो दोनों पे डिपेंड है, अपने ऊपर भी और न्यूक्लियस के ऊपर भी। दिस इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस। और ऐसे सेल ऑर्गेनेल के लिए डायरेक्ट प्रोटीन किसी से होकर के नहीं जाती है। इसमें अगर क्लोरोप्लास्ट को इन्फॉर्मेशन देनी है न्यूक्लियस को तो डायरेक्ट न्यूक्लियस को देगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को इन्फॉर्मेशन देनी है न्यूक्लियस को डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया को देगा। लेकिन अगर लाइसोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देनी है तो पहले प्रोटीन बनेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर पैक होने के लिए जाएगी गोल्गी apparatus में, और फिर उसके बाद लाइसोसोम, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि इन सभी सेल ऑर्गेनेल के पास में खुद का डीएनए मौजूद नहीं होता है। यही था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्रोटीन टारगेटिंग नाम की वीडियो को आप विधान बायोलॉजी पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं प्रोटीन टारगेटिंग विधान बायोलॉजी, आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी मिल जाएगा। बट आपको उसको जानने की जरूरत नहीं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो टोटल कॉन्सेप्ट यही था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीट बायोलॉजिया को, और साथ में विधान बायोलॉजी को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिए। इस पे जुड़ जाइए क्योंकि इस पे 11th क्लास के वीडियोस आते रहेंगे। साथ में अगर आप मेरे बुक को परचेज करना चाहते हैं विधान हैंडबुक बायोलॉजी, जो कि कलरफुल बुक है, तो आप इसको मीजो से परचेज कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जहाँ से मैं आपको बुक को भेज दूंगा आपके एड्रेस तक। B2B बिजनेस के थ्रू जब मैं बुक को आपको भेजता हूँ तो प्राइस थोड़ी सी कम लगती है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9794572500 को क्लिक करके नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज दीजिए, वहाँ से मैं आपको बुक को सेंड कर दूंगा आपके गिवन एड्रेस के ऊपर। होपफुली एंजॉय किया होगा आपने इस वीडियो को। चलता हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।